नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने उपयोगिता विश्लेषण को कर लिया है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक रहेगा कीमत उपभोग वक्र। किस प्रकार से हम इसको डेरिवेशन कर सकते हैं और कीमत उपभोग वक्र क्या होता है। तो देखिए, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व, इंग्लिश में इसको प्राइस कंजप्शन कर्व कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीसी कहा जाता है। क्या होता है कीमत उपभोग वक्र? हमने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या की। उपभोक्ता संतुलन के बाद में हमने आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को पढ़ा। जब हम ये पढ़ते हैं कि एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है और जब यदि किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप वह अपने संतुलन में परिवर्तन कर देता है या अपनी जो अधिमान है उनको ऊपर प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसके संतुलन के स्तर में परिवर्तन हो जाता है या उसकी संतुष्टि बढ़ जाती है, या अगर कीमत वृद्धि हो जाती है तो उसके संतुलन का स्तर कम हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वहां पर एक नया संतुलन बिंदु स्थापित होता है। तो पुराने संतुलन बिंदु से लेकर के नए संतुलन बिंदु तक जो भी पथ जोड़ता है, जिस वक्र के द्वारा उसको हम जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। तो इसको हम अर्थ के रूप में यह समझ सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले परिवर्तन के पश्चात जो संतुलन बिंदुओं का संतुलन के विभिन्न बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, वही क्या कहलाता है? कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। कीमत उपभोग वक्र ये किसके कारण होता है? केवल और केवल कीमत में परिवर्तन के कारण। जो उपभोक्ता की कीमत है, वस्तुओं की कीमत है, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ता है, उसका ही ये हमारे सामने एग्जाम्पल निकलता है। देखिए, इसको रेखा चित्र की सहायता से हम कह सकते हैं। अर्थ दे दिया है, अर्थशास्त्री हैं फर्गुसन, वो कहते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहें, अन्य बातों में कौन कौन सी चीजें हैं? अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, प्राइस ऑफ एक्स कमी होती है, एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता संतुष्टि के अधिक स्तर पर पहुंच जाता है, अधिक मात्राओं का उपभोग करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका क्या होता है? उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है उसमें परिवर्तन आ जाता है और इन संतुलन बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र क्या कहलाता है? कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। तो ये परिभाषा देते हैं, कौन देते हैं इसको? फर्गुसन देते हैं। फर्गुसन इस परिभाषा को बताते हैं। अन्य बातें कौन कौन सी हैं? जो समान रहें। अन्य बातें समान रहने का मतलब है उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है, मौद्रिक आय वो स्थिर रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो। अन्य वस्तुओं की कीमत या संबंधित वस्तुओं की कीमत है, जैसे एक्स की संबंधित वस्तु वाई है, तो संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहनी चाहिए और उपभोक्ता की जो रुचियां हैं, अधिमान है, वो भी स्थिर रहने चाहिए। उसके बाद जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को ही कीमत उपभोग वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, रेखा चित्र की सहायता से इसको हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र की सहायता से मैं आपको समझाता हूं कीमत उपभोग वक्र। तो इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या चलेगी और ये अपना कर्व बन जाएगा। इधर हम एक्स अक्ष को ले लेते हैं, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु का उपभोग किया है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु का और वाई अक्ष पर वाई वस्तु का उपभोग किया जा रहा है। देखिए, एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को ले लिया, वाई अक्ष पर वाई वस्तु को ले लिया है। उपभोक्ता की जो बजट रेखा है, इसको मैं थोड़ा सा वो फ्लैट कर देता हूँ। ये ए बी उपभोक्ता की प्रारंभिक बजट रेखा है, जिसके संगत जो तटस्थ वक्र है IC1 के और बजट रेखा के ई बिंदु के जो स्पर्श बिंदु है, इस पर वो उपभोक्ता क्या करता है? अपना
संतुलन स्थापित करता है, प्रारंभिक साम्य ई बिंदु पर स्थापित हो जाता है। अब सपोज करो प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या करेगा, उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि कर देगा, क्योंकि एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तुलना में वाई वस्तु के। तो जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते समय वो नई बजट रेखा पर इससे आगे B1 तक जाएगा और नई जो साम्य होगा, नया साम्य स्थापित करेगा उपभोक्ता कहीं ना कहीं ऊपर तटस्थ वक्र पर, और IC2 हो जाएगा, AE2 बिंदु हो जाएगा, ज्यादा मात्रा का उपभोग करेगा। माना कि एक्स वस्तु की कीमत और कम हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत में फिर से कमी हुई और फिर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बजट रेखा एक बार और आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, AB2 तक चली जाएगी और जो उपभोक्ता का साम्य है वो ऊपर की ओर स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से उपभोक्ता जो है E3 बिंदु पर अपना साम्य स्थापित करेगा। E3 बिंदु पर जब साम्य स्थापित करेगा तो आप देख सकते हैं कि संतुलन के विभिन्न बिंदुओं पर जैसे ही कीमत में कमी होती जा रही है, संतुलन के नए बिंदु स्थापित होते जा रहे हैं। और जब हम इन बिंदुओं को एक वक्र की सहायता से जोड़ देते हैं, सपोज करो हमने एक वक्र ये ले लिया है और ये आपका एक वक्र बन जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, PPC कहलाएगा, PCC कहलाएगा, प्राइस कंजप्शन कर्व। तो इस प्रकार से हम इसकी रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि PPC का ढाल कैसा होता है, PPC किस प्रकार के बनाए जाते हैं। PPC कई ढाल के हो सकते हैं। मोस्टली PPC ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, लेकिन ये कई बार बैकवर्ड बेंडिंग भी हो जाता है। माना कि इसको मैं इसकी सहायता से समझा सकता हूँ, रेखा चित्र की सहायता से। देखिए, माना कि हमारे पास में उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय और वस्तुओं की कीमत जो उपभोक्ता के पास है, इधर एक्स वस्तु का उपभोग कर रहा है, इधर वाई वस्तु का उपभोग कर रहा है। उपभोक्ता शुरुआत में प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई पर है, उसके बाद में कीमत में कमी होती है। कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अपने अनुदिमानों को आगे बढ़ाता है और ये ऊपर संतुष्टि के E2 बिंदु पर चला जाता है, IC2 बिंदु, IC1, ये B1। माना कि वस्तु की कीमत और घट जाती है, कीमत और घटने पर क्या होगा, संतुष्टि उपभोक्ता की और बढ़ जाएगी और उपभोक्ता पहले से ज़्यादा मात्रा को उपभोग करेगा और कहीं ना कहीं अपना IC3 पर चला जाएगा। और कम हो जाती है तो एक्स वस्तु की और ज़्यादा मात्रा का बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये A, B1, B2, B3 इस तरह से चलता जाएगा और संतुष्टि का जो स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर लगातार जाता जाएगा। तो ये E3, E4, ये E3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाएगी, ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जाता है, लेकिन एक समय के बाद ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब यदि एक्स वस्तु गिफिन वस्तु होगी तो उसकी कीमत जैसे जैसे घटती जाएगी, उपभोक्ता उसकी उपभोग मात्रा कम करता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कीमत कम होती गई, पहले उपभोक्ता शुरुआत में इसको बढ़ाता जा रहा है इसके उपभोग को, लेकिन एक समय के पश्चात उपभोक्ता ने इसका जो उपभोग है वो घटा दिया है। तो PCC जो है इसका आकार कैसा होता है, आकार होता है इसका, पहला तो है कि आकार नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। और दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ भी हो सकता है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ। ये कब होता है, ये होता है जब वस्तु गिफिन वस्तु हो, उस स्थिति में पीछे की ओर मुड़ा हुआ होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की स्थिति में PCC जो है पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो गिफिन वस्तुओं की स्थिति में PCC जो है पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है और नीचे से ऊपर की ओर ये निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में पाया जाता है। निम्न कोटि की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में जो PCC है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। तो ये हमारा
कीमत उपभोग वक्र की जो अपन ने व्याख्या थी उसको विशेष रूप से देखा। इसका आकार हमने देख लिया कि एक तो पीछे की ओर मुड़ा हुआ होगा और एक होगा जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या हम कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निरूपण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है। कीमत, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि करता जाता है। तो मांग वक्र के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम हेडिंग डाल देते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं ऊपर से भी। कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निरूपण। कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निरूपण। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र, तो मांग वक्र हम अभी अगला जो अध्याय पढ़ेंगे उसमें मांग के बारे में ही चर्चा करेंगे, मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मांग वक्र क्या बताता है। यदि उपभोक्ता के पास अन्य बातें समान रहे, किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वह उसकी मांग मात्रा में वृद्धि करता है। तो मांग वक्र उसका रेखा चित्रीय निरूपण होता है। कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो इसका रेखा चित्रीय निरूपण जो है वो मांग वक्र कहलाता है। अब मांग वक्र कैसे निरूपण कर सकते हैं हम कीमत उपभोग वक्र की सहायता से? आप इधर देख सकते हैं, हम दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। दो वस्तु कौन कौन सी है? ब्लैक पेन से बताता हूं। x और y वस्तु का उपभोग करेंगे, एक साथ दोनों को बनाएंगे। इधर 0 है, इधर x है, इधर y है। और एक हम डायग्राम इसके जस्ट नीचे बनाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि एक अक्ष पर हम यहाँ पर वस्तु को लेंगे और एक अक्ष पर कीमत को लेंगे। इधर हमने वस्तु को ले लिया है, x वस्तु को, और क्योंकि हमने x वस्तु की कीमत में ही कमी कर रहे हैं, इधर x वस्तु की कीमत को लिया है, इधर हम x वस्तु को ले रहे हैं, इधर y वस्तु को ले रहे हैं, y वस्तु। देखिए, उपभोक्ता की जो प्रारंभिक बजट रेखा है वो AB है। अब आप पहले अपन ऊपर के डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, A और B। A डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है, उपभोक्ता AB बजट रेखा और IC1 के E बिंदु के संगत E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है। अब माना कि X वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, प्राइस ऑफ X में कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ x क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मांग मात्रा बढ़ेगी। और मांग मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, बजट रेखा है जो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। दाईं ओर शिफ्ट होगी तो ये कहीं ना कहीं अपना प्रतिस्थापन और उपभोक्ता पहले से अधिक संतुलन मतलब संतुष्टि प्राप्त करेगा और पहले से ऊंचे तटस्थ वक्र पर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये IC2 के कहीं ना कहीं E2 बिंदु पर अपनी IC2 है और ये E2 है, E2 बिंदु पर कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य जताएगा। तो ये X1 से X2 मात्रा चली जाती है। अब सपोज करो ये P1X है, ये Q1X है। माना कि कीमत में P2X मतलब P2 के बराबर और कमी हो जाती है तो उपभोक्ता जो क्या करेगा, Q2X मतलब जब कीमत में और कमी होती है तो मांग मात्रा और बढ़ जाएगा। बजट रेखा है जो फिर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम इसको इस रेखा चित्र में B1 है, ये B2 के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और उपभोक्ता अपना नया संतुलन ऊंचे तटस्थ वक्र पर E3 पर कर देगा। E3 के IC3 का ये E3 बिंदु है, ये इसलिए यहां ले लीजिए। तो इस प्रकार से इसके संगत जो मांग मात्रा है वो X3 हो जाएगी। अब आप देखिए, जो मांग मात्रा हमने ऊपर ली है उसको आप डायरेक्ट नीचे तक ले लीजिए, क्योंकि हम यहां पर वस्तु X और वस्तु X एक्सिस दोनों पर समान है, हम दोनों जगह एक ही वस्तु को ले रहे हैं तो हम इसको लगातार संगत कर सकते हैं। अब आप देखेंगे प्रारंभिक E1 बिंदु के संगत। देखिए, सबसे पहले जब उपभोक्ता की जो वस्तु की कीमत है क्या है, P1 है। उपभोक्ता की कीमत जब P0 मान लीजिए इसको, उपभोक्ता की कीमत P0 है तो उपभोक्ता E1 बिंदु पर अपना जो अपनी संतुष्टि है उसको दर्शाता है और यहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहां पर E1 प्राइम कीमत और X वस्तु की मात्रा X1 है, X2 है, X3 है।
अब माना कि उपभोक्ता वस्तु की कीमत में कमी होती है P1X, तो P1X जब कमी होती है, कमी होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि करता है, और वस्तु की मांग मात्रा में जब वृद्धि हुई तो आप देखते हैं कि उपभोक्ता है जो संतुलन से पुराने संतुलन से ऊंचे संतुलन की ओर चला जाता है। तो हम इसको मैं एक ये देख लीजिए PCC, उपभोक्ता पहले वाले संतुलन से ऊपर चला जाता है। तो E2 के संगत आप देखेंगे जब कीमत में क्या हुई, कमी हुई, ये P0 से P1 हुई, तो आप देखिए नया संतुलन बिंदु E2' बन जाएगा। वस्तु की कीमत में और कमी होती है, P2 के बराबर कमी होती है, तो आप देखते हैं कि वस्तु की मांग मात्रा में और वृद्धि हो जाती है और नया संतुलन E3 पर स्थापित होता है। तो हम यहां पर इसको P2 के बराबर कमी करें और कमी करते जाएंगे तो वस्तु की मांग मात्रा है जो E3 प्राइम के बराबर बढ़ जाती है, और ये कीमत में लगातार क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। कीमत में कमी होने पर वस्तु की मात्रा में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, और यही हमारा मांग वक्र कहता है। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को अगर एक रेखा से मिला दें तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, D प्राइम मांग वक्र मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम ये मांग का निरूपण कर सकते हैं। ऊपर वाले रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि PCC का है, और इसी के संगत हमने क्या है, कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निरूपण, तो कीमत उपभोग वक्र की सहायता से हमने मांग वक्र का निरूपण यहां पर कर लिया है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के साथ में हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अब अगले अध्याय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और अगला अध्याय जो हमारा रहेगा वो मांग का सिद्धांत रहेगा। मांग का सिद्धांत है जो अगले लेक्चर में हम करेंगे। आपने पूरे वीडियोस को अच्छे से देखा है, एक बार दोबारा उनको देख लीजिए। आपको किसी प्रकार की फिर भी कोई समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका सोल्यूशन जरूर करूंगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज समय समय पर मिलते रहें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।